लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट तक पढ़ लिया था। अगर आपके पास ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से आप डिनोट करते थे ऑफ ए एंड बी इज दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी, जहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का मेंबर होता था और सेकंड कंपोनेंट सेट बी का मेंबर होता था, है ना। तो ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज collection of all ordered pair A belongs to capital A, small b belongs to capital B। फिर आपने ये एक एग्जाम्पल भी देखा था। अब पढ़ते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ऑफ बी। ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट लेते हो वो कहलाता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ऑफ बी। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन ए टू बी। जैसे आपके पास ये ए क्रॉस बी था, सेट ए और सेट बी के लिए आपने ये डिफरेंट सबसेट्स लिए हैं ए क्रॉस बी के। ये भी एक सबसेट है R1, ये R2, R3, R4, R5, R6, ये क्या है, ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं। तो ये क्या हुए, सभी रिलेशन हुए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर आप बी क्रॉस डी का कोई सबसेट ले लेते हो तो वो रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम बी टू डी। ऑल राइट। अब 1 ए इस रिलेशन R1 का मेंबर है, तो आप इसको कैसे डिनोट करते हो, 1 ए बिलोंग्स टू R1। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 रिलेटेड टू ए अंडर रिलेशन R1, है ना। 1 रिलेट कर रहा है ए को, या फिर आप ये भी कह देते हो इमेज ऑफ 1 इज ए। ए की इमेज क्या है, ए है। 1 मैप कर रहा है ए पर। ये सब नोटेशंस हैं, है ना। ऑल राइट। अब आते हैं फंक्शन पर। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है ए टू बी। अगर आपके पास आपने रिलेशन डिफाइन किया है ए टू बी, तो एक जो फंक्शन होगा वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। क्या होना चाहिए, स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए उस रिलेशन की, उस रिलेशन की स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि जो आपका सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आपको मिलनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज ए है। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन है, 1 है और 2 भी है। तो आपके पास 1 की इमेज भी है और 2 की इमेज भी है ना। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है, 1 की भी इमेज है और 2 भी है, और यूनिक भी है। 1 की इमेज ए ही है, ऐसा नहीं है कि 1 की इमेज कुछ और भी हो। यहाँ पे 2 की इमेज ए ही है, यूनिक है। अगर यहाँ पे इस रिलेशन को देखें, क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। 2 कहाँ मैप कर रहा है, बी पर। 2 की इमेज भी आपको मिल रही है और 1 की इमेज भी मिल रही है। दैट मीन्स ये रिलेशन भी क्या है, फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए और इमेज यूनिक होनी चाहिए। अगर आप इसको देखोगे 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी भी है, तो 1 की जो इमेज है ए है और बी भी है, यूनिक नहीं है ना। इमेज ऑफ 1 इज नॉट यूनिक, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अगर आप रिलेशन नंबर 6 को देखोगे, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है और 2 की इमेज बी भी है, तो यहाँ पर भी 2 की इमेज यूनिक नहीं है। 2 की इमेज ए भी मिल रही है आपको और 2 की इमेज बी भी मिल रही है, तो इसलिए ये भी क्या है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज आपको यूनिक मिल जाए। ऑल राइट। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए स्पेशल टाइप रिलेशन। क्या स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बी इन सेट बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। अब आप रिलेशन को क्या नेम दे रहे हो, एफ। एफ क्या होगा, ए क्रॉस बी का कोई रिलेशन होगा, दैट मीन्स ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा। और एफ में किस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे, सेट ए की हर एक एलिमेंट की आपको इमेज मिलनी चाहिए ना। ए के कैपिटल ए के हर एक मेंबर के लिए आपको एक एलिमेंट ज़रूर मिलना चाहिए सेट बी में, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। और ये इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ये ना हो कि ए की इमेज B1 भी मिल रही है आपको, B2 भी है, तो ये यूनिक नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है फॉर ईच। दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं, फॉर ईच हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए और वो यूनिक भी होनी चाहिए। ऑल राइट। इसी को आप डिफरेंट तरीके से भी डिफाइन करते हो, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। अ फंक्शन ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। ये भी डेफिनेशन है ना। फंक्शन क्या है, सेट ए से सेट बी पे एक रूल है
is a rule such that each element of set A has unique image in set B, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखो सेट ए के हर एक मेंबर यानी कि एन है, एन टाइप ये है नेचुरल नंबर एन, एक इमेज मिल रही है और वो इमेज कहाँ क्या मिल रही है आपको, एन प्लस वन का होल स्क्वायर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट वन की इमेज भी मिलेगी आपको, टू की भी मिल जाएगी, थ्री की भी, फोर की भी, हर एक एलिमेंट की, है ना, और यूनिक भी है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल एफ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, आपने ये डिफाइन किया है रिलेशन, अभी तक ये रिलेशन है, हमें नहीं मालूम ये फंक्शन है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, तो अगर यहाँ पे आप एफ ऑफ वन फाइंड आउट करोगे, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस वन भी आएगी और माइनस वन भी आएगी। तो जो वन की इमेज है वो यूनिक नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं हुआ, है ना। ऑल राइट, तो ये डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया गया है। ये सेट एक एलिमेंट्स थे, देखो हर एक एलिमेंट की इमेज आपको कुछ ना कुछ मिल रही है और इमेज यूनिक भी है। इस एलिमेंट की इमेज सिर्फ और सिर्फ यही है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर भी मैप कर रहा हो किसी दूसरे एलिमेंट पर भी, है ना, फिर यूनिकनेस नहीं रहती है। आई होप ये आप लोगों ने पढ़ा हो, क्योंकि अब आप काफ़ी पढ़ चुके हैं फंक्शन वगैरह। सेट ए कहलाता है डोमेन और ऐसे डिनोट करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इक्वल्स टू ए। सेट बी कहलाता है कंप्लीट कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। और रेंज में कौन आता है, देखो जब आप एक्स को ए से रन कराओगे, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलता जाएगा ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता जाएगा। एक्स प्रोवाइड कराओगे आप, आपको एफ ऑफ एक्स मिलता जाएगा। तो इसी तरह जब आप एक्स को ए पर रन कराओगे तो एफ ऑफ एक्स का जो कलेक्शन आएगा वो कहलाता है रेंज ऑफ एफ। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फंक्शन की रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। आपने एक्स एक्स को यहाँ पे वेरी कराया, एक्स इक्वस टू दिस, एक्स इक्वस टू दिस, तो आपको ये वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती गई, ये मिल भी आपको, ये भी फाइंड आउट की, ये नहीं आ रही है, ये रेंज में नहीं आ रहा है। ऑल राइट, रेंज ऑफ एफ हमेशा क्या होगा, सेट बी का सबसेट होगा। एक डेफिनेशन आती है प्री इमेज ऑफ बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यहाँ पे कोई एलिमेंट है बी, उसकी प्री इमेज का मतलब क्या है, प्री इमेज एफ बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी इक्वल्स टू ए एफ ऑफ ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। इसकी जो प्री इमेज क्या होगी इस एलिमेंट की, ये होगी इसकी प्री इमेज, ये है ना। ऑल राइट, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ए बिलोंग्स टू वन टू थ्री, बी सेट भी है आपके पास, अल्फा बी बीटा गामा डेल्टा और लेमडा। आपने एक रिलेशन, ये ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है ना, देखो ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर आएंगे। ऑल राइट, अब ये फंक्शन रिलेशन है कि ये, सॉरी, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन तो है। अब ये देखना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। अब देखो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है ना, वन की इमेज भी है हमारे पास, टू की इमेज भी है और थ्री की इमेज भी है और यूनिक भी है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, एक फंक्शन है। इस डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो सेट ऑफ ए होता है हमेशा। रेंज में कौन कौन आ रहा है, बीटा आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, डेल्टा अगेन, तो डेल्टा को रिपीट नहीं करेंगे, तो रेंज में कौन है, बीटा और डेल्टा है। यहाँ पे तो आपको डिफाइन किया गया था। अब आपके पास एफ एक्स इक्वस टू फंक्शन है एक्स माइनस वन का अंडर रूट, आपको इसका डोमेन बताना है। डोमेन होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन और पॉजिटिव क्वांटिटी हो ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ऑल राइट, दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो वन टू इन्फिनिटी हो जाएगा डोमेन। और इसके रेंज में कौन आएगा, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ से, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी, तो रेंज ऑफ एफ में पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। सेकंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। ओके, जैसे आपको मालूम है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है, तो इसके डोमेन में कौन आता है, जीरो टू इन्फिनिटी आती है, एक्स की वैल्यूज है ना ये, जीरो टू इन्फिनिटी। और रेंज में क्या आता है, कंप्लीट रियल, ये वाई एक्सिस देखो यहाँ से जा रहा है ना ऐसे, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दैट मीन्स रियल नंबर, सभी रियल नंबर इसके रेंज में आ जाते हैं। एफ एक्स इक्वस टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डोमेन में क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स इक्वस टू जीरो पर डिफाइंड नहीं होगा, वन अपॉन जीरो बन जाएगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर आप जीरो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उन सभी एक्स की वैल्यू के लिए क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। तो डोमेन में कौन आएगा, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो।
क्योंकि x इक्वस टू 0 पर नॉट डिफाइन हो रहा है फंक्शन। रेंज में कौन आएगा, 1/x²। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, देखो ऑल राइट। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। एफ एक्स की जब वैल्यू हम जो भी आपको फाइंड आउट करते रहोगे वो पॉजिटिव आएगी हमेशा, क्योंकि 1/x² है और 1/x² कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो रेंज में कौन आएगा, 0 टू इन्फिनिटी आएंगे। ऑल राइट, तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह थी। अब आते हैं 1 इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर आप एफ और जी को ध्यान से देखो, ये आप यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट देखते हो तो ये हमेशा अलग ही मैप कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर फंक्शन जी को देखते हैं हम, सेट ए टू सेट बी, इस एलिमेंट ये देखो इसकी इमेज ये आ रही है ना, और इस एलिमेंट की इमेज भी यही आ रही है। तो 1 में क्या होता है, अगर आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट चूज करते हो, उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए एकदम। देखो यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट चूज कर लो आप, कोई भी दो, एनी टू रियल, ये दोनों चूज करते हैं तो इनकी इमेज भी डिफरेंट है। बट यहाँ पे आपने एक एलिमेंट ये चूज किया है डोमेन का, और एक एलिमेंट ये चूज किया है। जब आप इनकी इमेज देखोगे सेम आ रही है, देखो इसकी इमेज और इन दोनों एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 नहीं है। 1 फंक्शन तब होता है जब आप डोमेन के कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो, उनकी इमेज भी आपको डिस्टिंक्ट मिलनी चाहिए ना। इफ टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज अंडर एफ इन सेट बी, देन एफ इज कॉल्ड 1 फंक्शन। इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। मैथमेटिकली क्या मीनिंग है, तो x1 और x2 आपने डोमेन डोमेन के कोई दो पॉइंट्स लिए हैं, तो अगर x1 x2 नॉट इक्वल है, यानी कि डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट का यही तो मतलब हुआ ना, इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, और वो इम्प्लाई कर जाए कि उनकी जो वो है इमेज, वो भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। एफ एक्स वन नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, है ना। तो मैथमेटिकली आप ये लिखोगे ऐसे 1 की डेफिनेशन। जो आपने यहाँ पे लिखा है ये उसी को इम्प्लाई कर रहा है कि अगर आप डोमेन के कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो और इन उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो आप कहोगे कि फंक्शन क्या है, 1 है। इसी को आप देखो, जब आप स्टेटमेंट पी इम्प्लाई करता है स्टेटमेंट क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाई करता है निगेशन ऑफ पी। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, f(x1) इक्वल्स टू f(x2), तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। और लाइट, ये लॉजिक वगैरह में आप लोग पढ़ते हो। ओके, तो अगर आपको किसी फंक्शन f(x) को आपको 1 शो करना है तो कैसे शो करोगे आप, हाउ टू चेक वेदर ए फंक्शन इज 1 और नॉट। आप f(x1) इक्वल्स टू f(x2) एज्यूम करके चलोगे, एज्यूम करोगे, ओके। और अगर ये इम्प्लाई कर जाए x1 इक्वल्स टू x2, तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यही 1 की डेफिनेशन यूज़ की हमने, है ना। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फंक्शन है, आपको चेक करना है कि ये 1 है कि नहीं है। तो आपने x1 x2 दो डोमेन के पॉइंट चूज़ किए हैं, आप f(x1) इक्वल्स टू f(x2) एज्यूम किया है आपने। फिर देखेंगे ये क्या इंप्लाई कर रहा है। ओके, दिस इंप्लाइज f(x1) की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने, f(x2) की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दोनों साइड का स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई की, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, स्क्वायर बोथ दिस साइड, है ना। पहले आपने स्क्वायर किया। अब यहाँ पे x1 x2 का स्क्वायर ये भी आएगा, x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाएगा x1 का स्क्वायर और यहाँ पे x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 इक्वल्स टू x2 मिलेगी आपको वैल्यू, और x1 की वैल्यू माइनस x2 भी मिलेगी। ये आप रिजेक्ट कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो, अगर आप x1 इक्वल्स टू माइनस x2 सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पे, तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी ये वैल्यू। तो x1 इक्वल्स टू x2, तो आपने ये एज्यूम किया था और आपने ये इम्प्लाई कर दिया है x1 इक्वल्स टू x2, दैट मीन्स f क्या है, एक 1 फंक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ऑन टू, या फिर सर्जेक्टिव भी कहते हैं इसको, सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर फंक्शन की रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाए, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा है यहाँ पे सेट है, कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं आप ये, ठीक है, ऑलराइट, ये है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ये सेट बी है और ये सेट ए है। अगर आप यहाँ पे रेंज की बात करोगे, रेंज में ये सब एलिमेंट आ रहे हैं ना, और कोडोमेन भी यही है, तो दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे ऑन टू है। या फिर इसको दूसरे टर्म में ये ऐसे भी हम लिखते हैं, एक डेफिनेशन तो ये भी है कि अगर रेंज फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। दूसरी डेफिनेशन ये क्या होती है, अगर आप इस सेट बी का कोई भी एलिमेंट चूज करते हो, इफ फॉर एनी बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, कोई भी एलिमेंट चूज करते हो,
देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। दैट मीन्स किसी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए आपको, है ना, एक एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी हो जाए। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ प्री इमेज। है ना, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मैप ड्रॉ करता हूँ एफ, यहाँ पे ये एलिमेंट है, इनकी आपको इमेजेस मिल रही है, दिस 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 दिस। अब यहाँ पे ये दो एलिमेंट है, ठीक है, इसकी प्री इमेज नहीं है कोई भी, तो ये क्या हुआ, ये ऑन टू नहीं होगा, है ना, क्योंकि वैसे भी आपको साफ साफ मालूम चल रहा है कि कोडोमेन जो है ये कंप्लीट है और रेंज में कौन आ रहा है, रेंज में सिर्फ ये तीन एलिमेंट आ रहे हैं, तो रेंज और एफ और कोडोमेन बराबर नहीं है। या फिर आप कहोगे ये जो दो एलिमेंट है इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज का मतलब कि आपको एक, ये इसकी प्री इमेज क्यों कहलाती है, क्योंकि आपको सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया ताकि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी हो जाए, है ना, यही तो डेफिनेशन है प्री इमेज की। ऑल राइट। As mathematics developed, it becomes clear that a more general definition of function would be useful. It also became evident that it is important to make a clear distinction between the function itself and the values of the function. A revised definition might be. तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत important बात लिखी है, important to clear distinction between function itself and the values of function, इसको भी देखेंगे। तो पहले यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी गई है। अ फंक्शन एफ from set A into set B is a rule of correspondence that assigns to each element x in a uniquely determined element f of x in B। क्या कह रहे हैं कि ये फंक्शन f जो है सेट A टू सेट B क्या है, एक रूल है जो सेट A के हर एक एलिमेंट को, ये तो लिखा है ना, दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट, सेट ए के हर एक एलिमेंट को x बिलोंग्स टू ए असाइन करता है एक वैल्यू f ऑफ x। x आपने कोई वैल्यू चूज की, उसकी वैल्यू आपको क्या असाइन करता है फंक्शन f ऑफ x, और f ऑफ x कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, सेट ऑफ p में, और ये यूनिक भी होनी चाहिए, यूनिकली डिटरमाइंड, ये भी तो लिखा है डेफिनेशन में। सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक वैल्यू असाइन की जाती है यूनिकली, तो आप कहोगे कि f क्या है, फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ऑल राइट, बट हाउएवर सजेस्टिव दिस रिवाइज डेफिनेशन माइट बी, देयर इज डिफिकल्टी ऑफ इंटरप्रेटिंग द फ्रेज रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये क्लियर नहीं है, ये जो आपने वर्ड यूज किया है ना, रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस। इन ऑर्डर टू क्लेरिफाई दिस we will express the definition entirely in terms of set. In effect, we will define a function to be its graph. While this has disadvantage of being somewhat artificial, it has advantage of being unambiguous and clearer. देखो, आपने एक डेफिनेशन ये लिखी है, एक डेफिनेशन ये है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये देखेंगे कि इन दोनों डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, और उसी फ़र्क को यहाँ पे लिखा गया है बहुत ही सुंदर तरीके से, है ना। तो फॉरेन ऑथर्स की बुक को पढ़ने का आपको ये फ़ायदा होता है, देखो अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है। तो ये तो आप, आई होप आपको समझ आ गई होगी ये वाली डेफिनेशन, कि फंक्शन सेट ए टू सेट बी एक क्या है, एक रूल है जो सेट ए के हर एक एलिमेंट को असाइन करता है यूनिकली इन सेट बी। एक्स कोई एलिमेंट था सेट ए को, आपने इसकी वैल्यू असाइन की है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ऑल राइट, एक डेफिनेशन ये भी लिखी है, इन टर्म्स ऑफ सेट लेट ए एंड बी बी सेट्स देन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ सेट। फंक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी एक सेट है, किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का, इन ए क्रॉस बी। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको यही डेफिनेशन बताई थी कि जो आपका फंक्शन होगा एक स्पेशल टाइप रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होता है, तो यहाँ पर भी उन्होंने वही तो लिखा है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर पेयर लेते हैं, फंक्शन कब होते हैं वो, सच दैट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे साफ साफ लिखा है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बी विद ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, है ना। ये वही तो डेफिनेशन है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी।
आपने ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लिया है, उसको आप एफ नाम दे रहे हैं। ये एफ क्या है? एक रिलेशन है। इस रिलेशन को आप फंक्शन कब कहोगे? जब इसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज आपको यूनिक मिल जाए। इस तरीके के ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होना चाहिए। यही डेफिनेशन उन्होंने लिखी है। सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो इमेज क्या हो? यूनिक हो। यूनिक का मतलब अगर आपको ए कोमा बी एफ से बिलोंग कर रहा है और ए कोमा बी डैश बी एफ का मेंबर है, तो ए की इमेज तो यूनिक नहीं है। दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए? बी इक्वल्स टू बी डैश। यूनिकनेस का मतलब ये होता है यहाँ पे, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, ए कोमा बी डैश बी एफ का ही मेंबर है, बिलोंग्स टू एफ, तो बी इक्वल्स टू बी डैश होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है यूनिकनेस, है ना। ऑल राइट, देयर एग्जिस्ट ए बी विद ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। In other words, if a comma b belongs to f and a comma b dash belongs to f, then b equals to b dash। देखो वही लिखा है। देखो a की इमेज यहाँ पर b है और a की इमेज यहाँ पर b dash भी है, तो यूनिक नहीं है। तो यूनिक का मतलब क्या हुआ? b और b dash को इक्वल होना पड़ेगा ना, है ना। दैट मीन्स b और b dash एक ही एलिमेंट है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब देखो इन दोनों डेफिनेशन में क्या है और वो डिफरेंस यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस आ रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, एम्बिग्विटी पैदा कर रहा है। ओके, फिर आपने ग्राफ के रूप में यहाँ पे ये इन टर्म्स ऑफ सेट, वाइल दिस हैज़ डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग समवॉट आर्टिफिशियल, इस डेफिनेशन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इट हैज़ द एडवांटेज, बट इस डेफिनेशन का एक एडवांटेज ये है, ऑफ बीइंग अनएम्बिगुअस एंड क्लियर, ये आपको क्लियर कट में और बिना किसी एम्बिग्विटी के चीज़ें प्रदान करती है। कैसे? इस डेफिनेशन को समझते हैं, ये आपको क्लियर क्यों नहीं है, रूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस ये आपको प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फंक्शन बोलता हूँ, एफ फंक्शन इज ए रूल दैट सेंड्स अ पर्सन टू देयर बेस्ट फ्रेंड। ये जो रूल आपने वर्ड यूज हुआ है ना, ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। कैसे? तो मैं आपको एक रूल डिफाइन करके दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको रूल के बारे में नहीं बताया, रूल कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, किस तरीके से डिफाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एफ इज़ ए रूल दैट सेंड्स अ पर्सन टू देयर बेस्ट फ्रेंड। तो जब आप एक पर्सन को उसके बेस्ट फ्रेंड पर रूल असाइन कर रहे हैं, ये मैप करा रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये यूनिकनेस की प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि आपने रूल में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है, ये मेंशन नहीं किया कि आपके किसी एक पर्सन का सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है। अब इस पर्सन के एक से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो रूल वर्ड यूज़ किया है, रूल वर्ड में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपके हर एक पर्सन का क्या है, यूनिक बेस्ट फ्रेंड होगा, एक ही होगा। तो ये आप सिर्फ रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस जो वर्ड यूज़ किया है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये क्लियर डेफिनेशन नहीं बताता है फंक्शन की, है ना। और भी काफ़ी हैं, इसमें डीप जा सकते हैं, बट यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर मैं इनको ज़्यादा डीप में बताऊँगा तो काफ़ी वक्त लगेगा ना। ऑल राइट, ठीक है। द सेट ए ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एफ इज कॉल्ड द डोमेन। सेट ए डोमेन कहलाता है एंड इज ऑफन डिनोटेड बाय डी एफ से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन एफ कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। रेंज की डेफिनेशन बता दी मैंने। एंड इज ऑफन डिनोटेड बाय रेंज ऑफ एफ, नॉट दैट ऑल दो डोमेन एफ इक्वल्स टू ए वी ओनली हैव रेंज ऑफ एफ बी में कंटेन करती है। एसेंशियल कंडीशन दैट इज समटाइम्स, देखो ये जो आपने कंडीशन ली थी, ए कोमा बी, ये ऑर्डर पेयर, एक इमेज बी है, ये बी एफ से बिलोंग कर रहा है, एक इमेज बी बी डैश है, तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए? बी इक्वल्स टू बी डैश, ये इंप्लाई करता है। इस इसको आप मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली कैसे देखते हो? ये वर्टिकल लाइन टेस्ट कहलाता है, ये बहुत फेमस लाइन टेस्ट है। आपको अगर कोई रिलेशन दे दिया जाए ग्राफिकली, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैंने ग्राफ प्रोवाइड किया है आपको, और एक ग्राफ ये प्रोवाइड किया है, तो मुझे ये देखना है क्या ये रिलेशन, ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, क्या ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, एक्स इक्वस टू ए, ये आपने एक्स इक्वस टू ए कोई लाइन ड्रॉ की है, तो ये इस ग्राफ को देखो यहाँ पर भी कट कर रही है और यहाँ पर भी। दैट मीन्स एक्स इक्वस टू ए की एक इमेज ये मिल रही है आपको और एक इमेज ये मिले, तो इमेज क्या है? यूनिक नहीं है।
है ना। यहाँ पे आप कहीं पर भी x इक्वस टू ए लाइन ड्रॉ करोगे, कहीं पर भी ड्रॉ करोगे, वो एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि जब भी आप कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो वो एटमोस्ट कहाँ, एक पॉइंट पर ही कट करनी चाहिए, तभी वो कर्व आपका, वो ग्राफ क्या होगा, फंक्शन होगा। इन ज्योमेट्रिकल टर्म्स इट सेज एवरी वर्टिकल लाइन x इक्वल्स टू ए विद ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ एफ एग्जैक्टली वंस। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर भी कट करना चाहिए। जब भी आप x इक्वल्स टू ए, और x कहाँ से आएगा, a कहाँ से आएगा, ये डोमेन का एलिमेंट होगा, है ना। तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए वो, ऐसा भी ना हो कि कट ही ना करे, है ना। कोई मैं डोमेन का पॉइंट लेता हूँ और वो ग्राफ को कट ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसकी कोई इमेज ही नहीं मिल रही है आपको, ऐसा भी तो नहीं होगा ना, तो अभी वो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। ऑल राइट, function, the notation f a to b is often used to indicate f is a function from a into b. We will also that f mapping into b, ठीक है। f mapping तो ये बेसिक डेफिनेशन है आपको, आई थिंक ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और मशीन की तरह भी वर्क करता है ये आपके पास डोमेन था, आपका f डिफाइन किया गया था, ये रेंज के एलिमेंट आ रहे हैं सब, ये कंप्लीट कोडोमेन था। और इसको हम इनपुट एक मशीन की तरह भी देख सकते हैं। देखो ये जो फंक्शन है f, ये एक मशीन की तरह वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे x इनपुट इसको प्रोवाइड कराते हो, फिर ये मशीन f है, मशीन f, ओके। और फिर ये आपको x आपने इनपुट दिया है, तो fx आपको आउटपुट मिला है, और ये fx आपने ये इस मशीन के थ्रू, मशीन यहाँ पे क्या है, जो एज ए मशीन वर्क कर रहा है, वो फंक्शन f वर्क कर रहा है, फंक्शन एज ए मशीन। तो यहाँ पे वही कहानी लिखी है, देर इज अनदर वे ऑफ विजुअलाइजिंग ए फंक्शन नेमली एज ए मशीन दैट एक्सेप्ट एलिमेंट्स डोमेन ऑफ एफ। ये मशीन कौन से एलिमेंट एक्सेप्ट करती है, डोमेन के एलिमेंट एज इनपुट्स की तरह, एंड प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रेंज ऑफ एफ एज आउटपुट्स। इफ वी टेक एन एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड पुट इट इनटू एफ, आप इसको एफ में इंटू किया आपने पुट आउट, then out comes the corresponding value f of x। आपने x इनपुट दिया, fx आउटपुट मिला आपको, मशीन f थी आपकी, आप y इनपुट दो यहाँ पे दोगे तो आपको f of y आउटपुट मिल जाएगा। ऑलराइट, y belongs to into y, then out comes f of y which may or may not differ from f of x इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी। if we try to insert something that does not belongs to domain of f into f, we find that it is not accepted। अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो वो नहीं चलेगी, तो आप में इनपुट सिर्फ और सिर्फ वही डाल सकते हो जो डोमेन में आते हैं एफ के, समझ रहे हो बात। ऑल राइट, it is not accepted for f can operate only on elements from domain of f। तो ये जो f है, मशीन है, फंक्शन है, ये कैन ऑपरेट ओनली ऑन एलिमेंट्स, डोमेन के एलिमेंट पर ही ऑपरेट कर सकता है। सी फिगर 116। दिस लास्ट विजुअलाइजेशन मेक्स क्लियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन f एंड fx। देखो f और fx में दो डिस्टिंक्शन है, ये ध्यान रखना है। कैसे, f अपने आप में एक मशीन है, fx एक आउटपुट है। जब आपने x प्रोवाइड किया है तो आपको fx आउटपुट मिल रहा है, और f अपने आप में एक मशीन है। द फर्स्ट इज द मशीन इट सेल्फ, देखो f क्या है, मशीन इट सेल्फ, एंड द सेकेंड इज द आउटपुट ऑफ द मशीन, है ना। यहाँ पे क्लियरली लिखा है फर्स्ट f एंड fx, फर्स्ट इज द मशीन इट सेल्फ, f क्या है, मशीन है इट सेल्फ में, एंड द सेकेंड यानी कि fx इज द आउटपुट ऑफ द मशीन f व्हेन x इज द इनपुट। जब आप x इनपुट प्रोवाइड कराते हो तो आउटपुट fx मिलता है ना। f क्या है, f और fx में आपको डिस्टिंक्शन देखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। वेयर नो वन इज लाइकली टू कंफ्यूज अ मीट ग्राइंडर विद ग्राउंड मीट, ठीक है। यहाँ पे ग्राइंडर और ग्राउंड मीट, ये है आपका ग्राउंड मीट, ये आपकी ग्राइंडर मशीन। इनफ पीपल हैव कंफ्यूज्ड फंक्शंस विद देयर वैल्यूज दैट इट इज वर्थ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन देम नोटेशनली, ओके। ऑल राइट, यही कहानी यहाँ पे लिखी गई है। डायरेक्ट इमेज क्या होती है, ये आपका सेट ए है आपके पास, और ये सेट बी है। अगर मैं सेट ए का कोई सबसेट ले लेता हूँ ई, तो एफ ऑफ ई कहलाती है डायरेक्ट इमेज ऑफ ई। सेट ए का कोई सबसेट था ई, तो एफ ऑफ ई में क्या आएगा, सभी एफ ऑफ एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ई। जब आप एक्स को, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल ई पर रन कराएंगे तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलती जाएंगी, यानी कि एफ ऑफ ई से आप उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से
ई आपने एक नया डोमेन बना दिया, यानी कि इसकी जो भी रेंज आएगी कंप्लीट वो कहलाएगी डायरेक्ट इमेज ऑफ ई। Definition: if E is a subset of A, then the direct image of E under F is the subset Fe of B given by F of E, यानी कि f of x, x belongs to कैपिटल E। जब आप x को E पर रन कराओगे तो f of x की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, इनका कलेक्शन ये आपका क्या कहलाता है, E की डायरेक्ट इमेज कहलाती है ये वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ क्या है, B का ही तो सबसेट आएगा कोई, f of E जो होगा B का ही कोई सबसेट आएगा, तो ये क्या कहलाती है इमेज। इफ H इज ए सबसेट ऑफ P, देन द इनवर्स इमेज ऑफ H अंडर F, F इनवर्स H ऑफ A गिवन बाय। इनवर्स इमेज क्या होती है किसी सबसेट की, देखो ये आपके पास सेट A है, ये आपके पास सेट B है, E कोई सबसेट था सेट A का, तो F ऑफ E आपको ये मिलेगा है ना। ये जो भी आप x को E पर रन कराएंगे fx की वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब H सबसेट है सेट ऑफ B का, H क्या है, सेट ऑफ B का कोई सबसेट है, तो F इनवर्स H ये क्या होगी, इनवर्स इमेज कहलाती है। तो F इनवर्स H में कौन आता है, सेट A के एलिमेंट आएंगे, यानी कि x आएंगे सच दैट f ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल H, है ना, यानी कि वही वैल्यू आएंगी x की सेट A में से, सेट A के वही x आएंगे ताकि f ऑफ x इक्वल्स टू H में कंटेन कर जाए, ये कहलाती है H की इन्वर्स इमेज, f इन्वर्स H। अभी एग्जांपल की हेल्प से और समझेंगे। हालांकि f इन्वर्स ये नोटेशन इन्वर्स फंक्शन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है द नोटेशन f इन्वर्स H यूज्ड इन दिस कनेक्शन हैज़ डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि ये समटाइम्स इन्वर्स के लिए यूज़ होता है, आगे देखेंगे हम। हाउएवर वी विल यूज़ इट सिंस इट इज़ ए स्टैंडर्ड नोटेशन। ऑल राइट, ये भी वही कहानी लिखी गई है। एक फंक्शन आपको डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर, ई इक्वस टू ई की वैल्यू आपने ले ली है, देखो आर का सबसेट ले लिया 0,2, तो एफ ऑफ ई में कौन आएगा, एक्स का स्क्वायर करते रहेंगे। इसको देख लेते हैं, कोई नहीं। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आप एक सबसेट ले रहे हो सेट ऑफ रियल नंबर का और ई की वैल्यू क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो आपको एफ ऑफ ई बताना है क्या होगा। ई का मतलब, एफ ऑफ ई का मतलब एक्स को आप इस पे डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ई। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे रन कराएंगे f ऑफ x की वैल्यू मिलती जाएगी आपको। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है आपको, तो x इक्वस टू 0 पर 0 मिल जाएगा आपको, और x इक्वस टू 1 पर इसको 2 ले लेते हैं, तो x इक्वस टू 2 पर कितना मिल जाएगा 4, तो 0 से और 4 के बीच वैल्यू आएंगे आपकी सभी, है ना। तो ये f ऑफ e की वैल्यू कितनी है, 0 to 4 आ गई। g equals to 0 to 4, then the inverse image of g is the set f inverse g x belongs to this। अब अगर आप g को ले लेते हैं 0 to 4, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में g ले लेते हैं 0 to 4, देखो ये सेट ऑफ रियल नंबर था हमारे पास, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन। ये आपने क्या चुना है, e चुना था आपने 0 to 2, तो इसकी इमेज हमें मिल रही है 0 to 4, ये मिल रही है ना। ये आपने इस सेट की डायरेक्ट इमेज आपके पास ये आई थी 0 to 4, इसको मैं लिख देता हूँ। ये जो सेट था ये लिख लेते हैं 0 to 2 था, तो इसकी डायरेक्ट इमेज में 0 to 4 के बीच सभी रियल नंबर ही आएंगे, है ना, ई एफ ऑफ ई। अब आप एक को एक सेट प्रोवाइड किया है जी 0 to 4, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर का सब सेट है, बट जी यहाँ पर है 0 to 4, हालांकि ऑलरेडी आ चुका है, बट फिर भी मैं कोई नहीं इसी को एक बार दोबारा से लिख के दे रहा हूँ। ये 0 to 4 है, इस सेट ऑफ रियल नंबर का इसकी इन्वर्स इमेज निकालनी है। इन्वर्स इमेज में कौन आएगा, एफ इन्वर्स जी में कौन आता है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए के वो एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर जाए जी से। तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ताकि एफ एक्स की वैल्यू आपको ये मिल जाए 0 to 4 मिलती रहे। तो यहाँ पर अगर मैं आप ले लेते हैं x की जो वैल्यू ले लेते हैं -2 और 2 के बीच अगर लेते हैं, देखो x की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ करते हो, तो जो f ऑफ x की वैल्यू होगी हमेशा 0 to 4 के बीच ही आएगी। तो f इन्वर्स जी का इन्वर्स इमेज कितना आ जाएगा, -2 से 2, ये फंक्शन था अंडर f, ये फंक्शन था आपका, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा -2, 2, तो इसकी 0,4 की इन्वर्स इमेज आई है ये।
ऑल राइट। तो यहाँ पे यही लिखा है जी इक्वस टू, आपको ये डिफाइन किया गया था, इनवर्स इमेज कितनी आई है -2 से 2। इन दिस केस दैट मीन्स एफ इनवर्स एफ ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू ई। जब आप एफ इनवर्स एफ ऑफ ई की वैल्यू देखेंगे तो वो ई के इक्वल नहीं होगी है ना, क्योंकि एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी आई थी अभी देखी थी आपने 0 to 4, और एफ इनवर्स 0 to 4 की इनवर्स इमेज क्या आई है -2 से 2 आई है, यानी कि वो ई के इक्वल नहीं है ना। इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको, देखो एफ इनवर्स एफ ई नॉट इक्वल्स टू ई, एफ इनवर्स एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी है 0 to 4 है, 0 to 4, और 0 to 4 की इन्वर्स इमेज अभी हमने देखी कितनी आई है -2 से 2 आई है, और ई किसके इक्वल है 0 to 2 के इक्वल है, तो ये तो इक्वल नहीं आया है, नॉट इक्वल टू ई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एफ इनवर्स एफ ई के इक्वल हो जाए, कभी आप इसको कैंसिल कर दो ऐसे, है ना, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने यही समझाया है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत काम आते हैं जब आगे आप टोपोलॉजी वगैरह पढ़ोगे। ऑन दी अदर हैंड एफ इनवर्स जी इक्वल्स टू जी, बट इफ एच इक्वल्स टू दिस देन वी हैव एफ इनवर्स एच इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एच। ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया फिर एक थ्योरम दी हुई है कि जी इंटरसेक्शन एच दो सबसेट हैं बी के, तो एफ इनवर्स जी एच इंटरसेक्शन इस कंप्लीट की इनवर्स इमेज किस कंटेन करती है एफ इनवर्स जी में इंटरसेक्शन एफ इनवर्स एच में। ये सिंपल प्रूफ कर सकते हैं आप, इसका एक एलिमेंट एक्स लेकर चलोगे और वो प्रूफ कर दो कि एक्स बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे प्रूफ भी दिया हुआ है। Opposite inclusion is also true so that we actually have equality between these sets। ये भी इसमें कंटेन करता है, यहाँ पे ये इक्वल भी है, ठीक है, इक्वल भी है, दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि आपको इसको इसका सबसेट भी प्रूफ करना पड़ेगा। सेम यही प्रोसेस रहेगा, कर सकते हैं आप, ठीक है। आप उन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए दे दिया है, आपको ये शो करना है ये भी इसमें कंटेन करता है, तभी तो इक्वलिटी होल्ड होगी यहाँ पे। आपने यहाँ पे ये तो शो कर दिया कि दिस कंटेंट दिस, अब आपको ये शो करना पड़ेगा ये भी इसमें कंटेन होता है, ये भी ट्रू है, दैट मीन्स इक्वलिटी होल्ड होती है यहाँ पे। 1 1 on 2 की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है ना, कैसे कि टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, किसके लिए every horizontal line y equals to b with b belongs to capital B intersect the graph f in at most one point। इसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये देखो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल्स टू बी, बी कोई सेट बी का एलिमेंट है, यहाँ पे y इक्वल्स टू बी मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब ये y इक्वल्स टू बी लाइन इस ग्राफ को देखो कहाँ कट कर रही है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये जो आपने y इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन लिया था ये 1 1 नहीं है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए होता है आपका कोई ग्राफ 1 1 है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, आप y इक्वल्स टू बी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर एग्जैक्टली एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक पर, जैसे यहाँ पे आपने ये ड्रॉ की है ये तो एक पर भी कट नहीं कर रही है, ये आपने ये वाली ड्रॉ की थी, ये तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है ग्राफ को, तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन और ये y इक्वस टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, कोई भी y इक्वस टू बी में लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो ज़्यादा से मैक्सिमम कितनी बार, एटमोस्ट एक बार कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन भी एटमोस्ट एक बार, ये लाइन भी एटमोस्ट एक बार, ये तो कर ही नहीं रही। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए है, टू चेक फंक्शन इज 1 1 और नॉट। क्या कहता है टेस्ट, आप y इक्वस टू बी एक लाइन ड्रॉ करते हो, अगर वो ग्राफ को एट मोस्ट एक से ज़्यादा ना कट करे, एट मोस्ट 1 पॉइंट पर ही कट कर रही हो, तो आपका फंक्शन 1 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने ये ड्रॉ की थी, ये जो लाइन थी एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही थी, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ऑल राइट, टू प्रूव दैट एफ इज सब्जेक्टिव वी मस्ट शो दैट देयर एग्जिस्ट, ये तो डेफिनेशन लिखी है। ज्योमेट्रिकली आप कैसे शो करते हैं, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आता है, एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल्स टू बी विद b बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्ट ग्राफ f इन एटलीस्ट 1 पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट पर तो कट करना ही चाहिए। जब भी आप y इक्वल्स टू बी ड्रॉ करोगे तभी आपका फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ऑल राइट, तो आपने यहाँ पे जो फंक्शन था सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर था,
ये y=x² का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। ग्राफिकली मुझे ये चेक करना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक y=b लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ की है। तो टेस्ट क्या कहता है, एटलीस्ट 1 पॉइंट पे तो करना ही चाहिए। अब ये देखो, ये जो लाइन ड्रॉ की है y=b, ये तो कट नहीं कर रही है, एटलीस्ट 1 पे तो करनी चाहिए। यहाँ पे 2 पे कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाली लाइन तो नहीं कर रही है। तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन का ग्राफ है ये ऑन टू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे y=x³ का ग्राफ ड्रॉ करते हो ये, तो अब आप y=b लाइन ड्रॉ करते हो कहीं पर भी, ये देखो एटलीस्ट एक बार तो कट कर ही रही है आपको, ये है ना। ऑल राइट, ओके, y² हाँ ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं ये चेक करने के लिए, और ये टेस्ट होता है 1 1 चेक करने के लिए फंक्शन 1 1 है कि नहीं। और वर्टिकल लाइन टेस्ट आपका किसके लिए होता है, फंक्शन है कि नहीं कोई रिलेशन। ऑलराइट, यहाँ पे फिर कुछ एग्जांपल दिए हैं। ये फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है, शो करना है 1 1 है कि नहीं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, देखो अगर आपका फंक्शन क्या है 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन ए, इफ फंक्शन ए टू बी इज ए बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और a on to b, then b a belongs to b क्रॉस a whenever a b belongs to f। तो आपने एक नया फंक्शन बनाया है, a b क्रॉस a का सबसेट हो गया, यानी कि ये ना b ऑर्डर पेयर कौन से आ रहे हैं इसमें, b क्रॉस a से बिलोंग करेंगे। जब a b सेट ऑफ सॉरी f के मेंबर हैं ऑर्डर पेयर, तो b a किसके मेंबर होंगे, b क्रॉस a के मेंबर होंगे। ये भी अपने आप में एक फंक्शन बन जाता है। देखो ये आपके पास सेट ए है, सेट बी है आपके पास, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। एक और ले लेते हैं ये, ठीक है। तो जब भी 1 1 ऑन टू होगा, अब अगर मैं इस फंक्शन को इसको सेट ए कंसीडर कर लेते हैं, अब इसको सेट बी, इंटरचेंज होगा ये डोमेन। अभी तक तो क्या था, ये सेट ए टू सेट बी आपका कोई फंक्शन था, 1 1 भी है साफ नज़र आ रहा है, और ऑन टू भी है, कोडोमेन रेंज के बराबर भी है, और कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लो के उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको डोमेन कंसिडर करते हो तो इसकी इमेज भी मिल रही है आपको, यूनिक मिल रही है। यहाँ पर भी इसकी हर एक एलिमेंट की इमेज भी मिल रही है और यूनिक भी है। तो यानी कि हम सेट बी से सेट ए पर भी एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और उसी को कहते हैं एफ इनवर्स। इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाता है ये। अगर 1 1 ना हो या फिर ऑन टू ना हो, तब ये पॉसिबल नहीं है, इस यहाँ से सेट बी से सेट ए पर आप फंक्शन नहीं बनेगा। अगर आप 1 1 ना लो या फिर ऑन टू भी ना हो, तो कंडीशन फेल हो जाती है। कैसे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये एक फंक्शन लिया है, ये 1 1 नहीं है, नज़र आ रहा होगा आपको, ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। अब क्या सेट बी से सेट ए पर फंक्शन बन सकता है, देखो इसकी इमेज देखो तुम, इसकी इमेज अगर आप सेट बी से सेट ए पर डिफाइन कर रहे हो, इन्वर्स कर रहा हूँ मैं रिवर्स, इसकी इमेज ये भी मिल रही है और ये भी, तो ये इमेज क्या है, यूनिक नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन नहीं बना पाओगे आप बी से ए पर, क्यों, क्योंकि ये 1 1 नहीं था। और अगर ऑन टू नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इमेज मिल रही है, 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ये कुछ एलिमेंट है इनकी प्रीमेज नहीं है। तो अगर आप सेट बी से सेट ए पर डिफाइन करना चाहो, तो इसकी इन दो एलिमेंट की इमेज ही नहीं मिल रही है आपको। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, हर डोमेन के हर एक पॉइंट की इमेज मिलनी चाहिए। तो सेट बी से सेट ए पर आप फंक्शन डिफाइन ही कर सकते हो। तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको 1 1 ऑन टू होना ज़रूरी है। जब भी आपका कोई फंक्शन है अगर बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन टू है, तो आप सेट बी से सेट ए पर एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि हर एक एलिमेंट की आपको यूनिक इमेज मिल जाएगी सेट ए में, और उसको को कहते हैं आप इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इज ए फंक्शन, ठीक है, इज ए फंक्शन ऑन बी इंटू ए, बी इंटू ए। दिस फंक्शन इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ and is denoted by f inverse. The function f inverse is also called the inverse of f. ऑल राइट, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है, एफ एक्स ये फंक्शन है, इसका इन्वर्स फंक्शन ही आ जाएगा। ऑल राइट, एफ इन्वर्स एच, इन्वर्स इमेज के लिए भी हमने यूज़ किया था। देखो अगर एच बी का कोई सबसेट है, सेट ए टू सेट बी आपने फंक्शन डिफाइन किया था, एच बी का सबसेट है, एफ इन्वर्स एच में कौन आता था, एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। एक इन्वर्स इमेज ये भी थी।
ठीक है, ये मेंशन करेंगे वहाँ पर भी जिसका चीज़ का कंपोजिशन आपने फिर देखते हैं। तो अगर आपके पास एफ फंक्शन है ए टू बी, जी फंक्शन है बी टू सी, है ना, बी टू सी, और एफ की जो रेंज है, इस फंक्शन की रेंज जी के डोमेन में कंटेन है, डोमेन ऑफ जी में कंटेन करती है, और देन दी कंपोजिट फंक्शन जी कंपोजिशन एफ नॉट दी ऑर्डर। देखो जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी दोनों डिफरेंट हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉट दी ऑर्डर। तो गोफ गोफ भी पढ़ा जाता है, जी कंपोजिशन एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए इंटू सी, है ना। अगर आपके पास ए टू बी जो फंक्शन है वो एफ डिफाइंड है, और बी टू सी जो डिफाइंड है वो फंक्शन डी है, तो ए टू सी जो आप फंक्शन डिफाइन करते हो जी कंपोजिशन एफ कैसे डिफाइन करते हो, जी कंपोजिशन एफ अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है, जी कंपोजिशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ, क्लास 12 से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हो, है ना, इसमें नया कुछ नहीं है, बट आपको जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ मैं। एफ एक्स आपके पास ये फंक्शन है कि जी एक्स ही है, तो जी कंपोजिशन एफ एक्स ही आ जाएगा, है ना। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जी कंपोजिशन एफ ए टू सी डिफाइन होगा आपका, और कब डिफाइन होगा, क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स, ये तो डोमेन हुआ ना जी के लिए। देखो जब आप जी कंपोजिशन एफ डिफाइन कर रहे हो, ये जो आपने जी के सामने लिखा है ये तो डोमेन हो गया, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो एफ की रेंज है, तो ये जो एफ एक्स है यानी कि फंक्शन एफ की जो रेंज है वो कंटेंट करनी चाहिए डोमेन ऑफ जी में, यही उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था, तभी जी कंपोजिशन एफ डिफाइन होता है। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा, आपको एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड होगा, एक फंक्शन जी एक्स डिफाइंड होगा, और आपसे एक पूछा जाएगा जी कंपोजिशन एफ अगर डिफाइंड है तो एफ का डोमेन बताओ और जी का डोमेन बताओ, डोमेन और रेंज पूछ ली जाएगी, डोमेन भी और रेंज भी, है ना, जी कंपोजिशन एफ। तो ये जी कंपोजिशन एफ अगर डिफाइंड है तो जो एफ की रेंज होगी वो डोमेन ऑफ जी में कंटेंट करनी चाहिए ना। ऑल राइट, एफ कंपोजिशन जी, देखो यहाँ पे एफ कंपोजिशन जी यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, एफ कंपोजिशन जी का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी एक्स, एफ एज इट इज, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की जो वैल्यू है 3x² - 1, 3x² - 1, और एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो थी 2x - 1, तो एफ एक्स इक्वस टू 2x - 1 है, तो एफ ऑफ दिस इक्वस टू कितना हो जाएगा, एक्स की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दोगे 3x² - 1, तो 2 एज इट इज 3x² माइनस इंटू -1, एक्स की जगह आपने ये सब्सटीट्यूट किया है, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, जी कंपोजिशन एफ की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ठीक है, तो ये आपके दोनों ऑर्डर चेंज हो गए ना आपके दो, तो ये इक्वल नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं है ये कम्यूट करें, जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। इन कंसिडरिंग जी कंपोजिशन सम केयर मस्ट बी एक्सरसाइज रेंज ऑफ एफ, हाँ देखो वही बात अगेन लिखी है उन्होंने, जी कंपोजिशन एफ कब डिफाइंड होगा, जब रेंज ऑफ एफ इज कंटेंट इन डोमेन ऑफ जी, वही बात लिखी है, आपको एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ एक्स और एक फंक्शन जी एक्स, तो जी कंपोजिशन एफ एक्स आएगा ये, है ना, तो डोमेन ऑफ जी में कौन है यहाँ पे, देखो जी का डोमेन क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब जो एफ की रेंज होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का ही वो सबसेट हो सकता है, देखो यहाँ पे ये ज़रूरी है, आपने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है, एक फंक्शन जी डिफाइन किया है, अब जी का जो डोमेन होगा वो तो आपको नज़र आ रहा है, पॉजिटिव ले सकते हैं आप, 0 to ∞ ले सकते हैं क्योंकि अंडर रूट में है ना एक्स। अब जो एफ की रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ वो कंटेंट होनी चाहिए डोमेन ऑफ जी में, सॉरी यहाँ पे डोमेन ऑफ जी आएगा, डोमेन ऑफ जी कितना है 0 to ∞, तो अगर आप यहाँ पे x को कुछ भी चूज़ करते हो तो ज़रूरी नहीं है आपकी रेंज एफ 0 to ∞ में कंटेन कर जाए, क्योंकि अगर आप x को 1 से ग्रेटर वैल्यू चूज़ करते हैं, x इक्वस टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 इक्वस टू -3 आएगा, -3 तो इस इंटरवल में कंटेंट नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं करता है, तो ये सबसेट ही नहीं होगा फिर तो इसलिए ये ज़रूरी है f की रेंज क्या होगी, f का डोमेन क्या होगा, तो हमें f का डोमेन अगर हम -1 से 1 के बीच लेते हैं तभी आपको जो f की रेंज होगी वो 0 to ∞ में तभी कंटेन करेगी, जैसे ही अगर आपने x की वैल्यू इसके अलावा कोई भी ले ली, है ना, अगर इसके अलावा आप कोई भी चूज़ करते हो तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और फिर जैसे ही एफ एक्स की वैल्यू आपको अगर निगेटिव मिलती है तो वो इसमें कंटेंट नहीं होगी, क्योंकि आपका जो जी का डोमेन है वो पॉजिटिव आ रहा है हमेशा, है ना, तो आपने कैसे चेक किया, 1 - x² हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव,
जी का डोमेन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है। तो जी कंपोजिशन एफ तभी डिफाइंड होता है जब एफ की रेंज डोमेन ऑफ जी में कंटेंट हो जाए। रेंज ऑफ एफ कंटेंट इन डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब रेंज ऑफ एफ को भी क्या होना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव, यानी कि एफ एक्स को भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। तो आप एफ के रेंज में सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे, तभी जी कंपोजिशन एफ डिफाइंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं जब आपने जी कंपोजिशन एफ फाइंड आउट किया तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा यहाँ से भी आप देख सकते हैं वो यही आएगा, एक्स की पॉसिबल वैल्यू यही आएगी। ऑल राइट, तो एफ कंपोजिशन जी ये आएगा। इनवर्स, ये कुछ थ्योरम्स हैं। जी कंपोजिशन एफ का इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स जी इनवर्स एच के इक्वल होता है। एच क्या है यहाँ पे, सी का कोई सबसेट है। ये आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वक्त है प्रूफ कर भी सकते हो, हालांकि ये सब बेसिक का पार्ट है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो लेक्चर सेमेस्टर के स्टार्टिंग से तो आप ये प्रूफ वगैरह कर सकते हो, है ना। ऑल राइट, रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ये एफ फंक्शन डिफाइन किया है सेट ए टू सेट बी, अब इसका एक सबसेट ले लेते हैं ए1। अब एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम f1x, कहाँ से कहाँ, a1 से b पर डिफाइन कर रहे हैं हम। f1 नया फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, a1 से b पर। a1 क्या है, a का सबसेट है। तो ये जो नया फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो ना, ये f1, यही कहलाता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू a1, है ना। एफ ए टू बी कोई फंक्शन था आपका, a1 क्या है, a का कोई सबसेट है ये। तो वी कैन डिफाइन ए फंक्शन। अब आप एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हो f1 a1 टू b बाई f1x इक्वल टू f ऑफ x, उसी की हेल्प से जो आपका फंक्शन डिफाइन था, बस आपने सिर्फ डोमेन चेंज कर दिया एक तरीके से। इस फंक्शन का यहाँ पर a था, यहाँ पर a1 हो गया डोमेन, फंक्शन वही है देखो f1x इक्वल टू fx, बट डोमेन चेंज हो गया, x अब सिर्फ और सिर्फ a1 से बिलोंग करेगा। तो इस नए फंक्शन को हम कह देते हैं रिस्ट्रिक्शन function f1 is called the restriction of f to a1, sometimes it is denoted by f1 equals to f by a1। तो f1 equals to, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये क्या डिनोट कर रहा है, f1 ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन है। ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन ऑफ f टू a1, ये नोटेशन है। ये यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है उन्होंने। ऑल राइट, ठीक है, तो इसमें यही था, बेसिक चीज़ें थी आपकी, फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन, इन्वर्स फंक्शन वगैरह। ऑल राइट, ये आपके क्वेश्चन इजी हैं, इनमें कोई ख़ास, अगर आपने एग्जांपल्स किए हैं तो ये आप कर लोगे। ये आप काफ़ी पहले से करते आ रहे हो कि ए टू बी और जी बी टू सी फंक्शन है, तो आपको शो करना है अगर जी कंपोजिशन एफ इंजेक्टिव यानी कि 1 1 है तो एफ भी इंजेक्टिव होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, आपको गिवन क्या है, जी कंपोजिशन एफ आपको इंजेक्टिव 1 1 है। इंजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, जी कंपोजिशन एफ वाई इम्प्लाई कर रहा है एक्स इक्वल्स टू वाई, यही तो डेफिनेशन है, ये आपके पास है। आपको प्रूव करना है कि एफ भी इंजेक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिए हैं, अदरवाइज मैं करा दूंगा। तो इनके सिंपल से प्रूफ हैं, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम बेस जो आपने एग्जाम्पल्स किए हैं उनके बेस पर हैं। जैसे ए एन इक्वल्स टू आपको सेट ये डिफाइन किया गया है, आपको a1 इंटरसेक्शन a2 बताना है। तो पहले आप a1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a1 n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 + 1 2k हो जाएगा। ये 2k, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 + 1 3k, 3k यानी कि 3k को मल्टीपल आएंगे यहाँ पे सभी पॉजिटिव मल्टीपल, यहाँ पे 2 के वो मल्टीपल्स आ रहे हैं। k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपसे पूछा गया था a1 इंटरसेक्शन a2, तो इंटरसेक्शन में कौन आता है, कॉमन एलिमेंट, यानी कि 2 का मल्टीपल भी हो और 3 का भी मल्टीपल हो, तो कौन आएगा, 6k टाइप के आएंगे कि नहीं, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो 6k कहाँ पर है, a1 में से बिलोंग करेंगे और a2 में भी आएगा 6k, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके देख सकते हैं, ये सब ट्राई कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपके पास वक्त है तभी करना है, क्योंकि रियल एनालिसिस का ये बेसिक पार्ट है, ये ज़रूरी है आपको रियल एनालिसिस पढ़ने के लिए। ये सब बहुत यूज़फुल रिजल्ट हैं, ये आपको हेल्प करते हैं, आपकी थिंकिंग डेवलप करते हैं, आपको किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, थ्योरम के सॉल्यूशन को कैसे
अप्रोच करना है, उसमें हेल्प करते हैं, ये यूज़फुल होते हैं। डायरेक्ट आप इनका यूज़ करोगे जब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। रियल एनालिसिस का जो मेन सिलेबस है वो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से स्टार्ट होता है। काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। क्वेश्चन तो वहाँ से पूछे जाते हैं आपके, बट ये बेसिक है, बहुत ज़रूरी है। डिमोर्गन लॉ का प्रूफ है ना, ये सब बेसिक चीज़ें आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑल राइट। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7, ए इक्वस टू बी, ए और बी दो सेट डिफाइन किए गए आपको -1 to 1, और सेट सी है, कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1 ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट लिया है ये। देखो यहाँ पे, इसको अगर आप देखना चाहें, सेट ए आपको डिफाइन किया गया है -1 to 1, और सेट बी भी यही डिफाइन किया गया है -1 to 1। सेट सी एक आपको डिफाइन किया गया है, वो सभी ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1। दैट मीन्स ये तो कौन आएगा, ये यूनिट 1 का सर्किल ही आएगा, सेट सी। और ये क्या है, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है। ए क्रॉस बी क्या होगा, -1 और 1। अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ ए, और ये बी है -1 से 1, -1 से 1 ये है, और -1 से 1 ये होगा। तो -1 से 1 अगर मुझे ए क्रॉस बी में अगर नोटेट करना है, तो ए क्रॉस बी में तो ये सब आएगा कि नहीं। देखो ये आपने ए सेट ए -1 to 1 था ना सेट है, और सेट बी भी -1 to 1 था, तो उस इस कंप्लीट में तो ये कंप्लीट आ जाएगा कि नहीं। देखो ए क्रॉस बी में ये सारे पॉइंट आएंगे। भाई ए क्या है, -1 to 1 है, सेट बी -1 to 1 है, तो ए क्रॉस बी में तो ये आएगा नहीं। अब देखो ये सर्किल जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये सबसेट हुआ कि नहीं। देखो ये सर्किल ए क्रॉस बी का पार्ट, ये पॉइंट, इन पॉइंट का कलेक्शन ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, बिल्कुल है। ऑल राइट। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इज दिस अ फंक्शन, एक्सप्लेन करना है, क्या ये सी जो लिया है आपने, क्या ये फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन क्या होता है, ए क्रॉस बी का ही कोई सबसेट होता है कि नहीं। सी भी ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब क्या सी ये फंक्शन है कि नहीं, ये बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं है कि नहीं। अभी आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था, किसी ग्राफ को वर्टिकली लाइन टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं वो फंक्शन है कि नहीं। एक्स इक्वस टू ए, लाइन ड्रॉ करते हैं, डोमेन से पॉइंट ले लेते हैं, ये डोमेन का पॉइंट है एक्स इक्वस टू ए। अब ये देखो ये ग्राफ को कहाँ कट कर रही है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है। कट कहाँ करनी चाहिए थी, एग्जैक्टली 1 पर कट करनी चाहिए थी। दैट मीन्स एक्स इक्वस टू ए की इमेज यहाँ पर भी आपको मिल रही है, ये कुछ ना कुछ, और यहाँ पर भी है। तो एक्स इक्वस टू ए की जो इमेज होगी, ए क्या था, कोई भी एलिमेंट डोमेन का था, तो उसकी इमेज यूनिक नहीं है, इमेज इज नॉट यूनिक। कैसे देखा आपने, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। वर्टिकल लाइन टेस्ट एक फर्स्ट वर्ट हॉरिजॉन्टल था, 1 1 और ऑन टू के लिए भी था, है ना। ऑल राइट। तो अगर आप किसी ग्राफ को देखना है वो ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो डोमेन से। यहाँ पे नहीं ड्रॉ करोगे आप, जो डोमेन है यहाँ से यहाँ तक ही है ना। ए की सेट ए से आता है ये डोमेन, एक्स इक्वस टू ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और कैपिटल ए कहाँ से कहाँ है, -1 to 1 है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की है, वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर ही कट करनी चाहिए थी, बट यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है। एक्स इक्वस टू ए आपने जो लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर भी ग्राफ को कट कर रही है, और यहाँ पर भी। दैट मीन्स एक्स इक्वस टू ए की दो इमेज मिल रही है आपको। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए there exists a unique b belongs to set b such that a comma b belongs to f। ये है, इस तरीके के ऑर्डर पेयर आते हैं f में, है ना। ऑल राइट। f क्या होता है, फंक्शन होता है सेट a टू सेट b, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक अपने आप में एक रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप, स्पेशलिटी उसकी होती है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। यानी कि एफ में भी कौन आते हैं, ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर पेयर आते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपने ये ऐसे ही चेक किया है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास वक्त है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी आपसे हेल्प करता है काफ़ी। ए और बी दो रियल नंबर्स हैं आपके पास, ए लेस देन बी है, फाइंड एन एक्सप्लिसिट बाइजेक्शन सेट ए ऑन टू बी। आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करना है। आपका सेट ए है ए टू बी ओपन इंटरवल, सेट बी है 0 to 1 ओपन इंटरवल। ए टू बी
टू 0 टू 1, यही तो था ना। सेट ए आपके पास ये गिवन था, सेट बी है, तो आपको एक 1 1 ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करना है। 1 1 ऑन टू, तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, x माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। अब देखो, अगर एफ ऑफ ए की इमेज आप फाइंड आउट करते हो तो 1 आ जाएगी। अगर यहाँ पे एफ एक्स माइनस ए लेते हैं हम, तो एफ ऑफ ए की इमेज 0 आ जाएगी। एफ ऑफ बी की इमेज कितनी आ जाएगी? अगर आप एफ ऑफ बी, यहाँ पे बी माइनस ए, हाँ, ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा ये फंक्शन आपका। ओके, तो आपको एक फंक्शन 1 1 ऑन टू बताना था ए टू बी से 0 टू 1 पे। एक आप ट्राई कर सकते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू सी कोमा डी, आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन बताना है। 1 1 भी और ऑन टू भी, ऑलराइट। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना ज़रूर आपको। ठीक है, और आपको बुक से 1 बाय 1 एक एक लाइन आपको पढ़नी है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए चीज़ों की। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ रहे हैं तब आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। ओके, ये बेसिक्स हैं रियल एनालिसिस की। अभी रियल एनालिसिस जो एक्चुअल में है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल राइट।